रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इनके यूज़ क्या है इंसान या ह्यूमन बींग्स के लिए, फ़ायदे इसके क्या हैं, इन्वायरमेंट के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। अब हम बात कर रहे हैं इनकी कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज कुदरत ने हमें दी हैं, जैसा कि प्लांट है, एनिमल्स हैं, वाटर हैं, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, इस तरह के ये तमाम चीज़ें जो हमें मुयस्सर की गई हैं, इन तमाम चीज़ों को एक सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करना है। ये कंजर्वेशन का मतलब है। सेंसिबल तरीके का मतलब ये है कि इससे हम अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकें और इस चीज़ को भी नुकसान ना हो, ये एक्सटेंड भी ना हो जाए, ये एंडेंजर भी ना हो जाए। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए कौन से स्टेप लेना ये ज़रूरी है, इंसान का इस पर क्या इफ़ेक्ट है। तो मोस्टली इंसानी पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, वो इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन कंजर्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम प्लांट को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम एनिमल को भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे देन हाउ वी कैन सर्वाइव, फिर तो हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। हम इनको यूज़ करेंगे पर एक ऐसे तरीके से कि एक सेंसिबल तरीका हो, इनका ज़ात या नस्ल भी बाकी रहें और ये जो है हम अपनी ज़रूरत भी पूरा कर सकें। तो एक सेंसिबल तरीका है। तो इसी तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। इंसान बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंसानी असरात ये क्या है? तो इंसानी एक्टिविटी से दुनिया की ज़्यादातर जो हिस्से पर बायोडाइवर्सिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, उसमें डिक्रीजमेंट आती है। तो इसी बेस पर यहाँ पर उन्होंने 3 किस्म के स्पीशी इनका डिफिनेशन किया है। बुनियादी तौर पर हमने स्पीशी को डिफ़ाइन किया है प्रीवियस क्लासेस में। तो 3 किस्म के स्पीशी होते हैं। एक स्पीशी होता है एक्सटेंट स्पीशी। एक्सटेंट स्पीशी वो स्पीशी होता है जो अब कुर्रे अर्ज पर नहीं है। वो प्लांट या एनिमल जो अब इस सरफेस ऑफ अर्थ से, कुर्रे अर्ज से, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। तो ये स्पीशी कहलाते हैं एक्सटेंट स्पीशी। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर। अब ये डायनासोर नहीं है तो डायनासोर एक एक्सटेंट स्पीशी है, वो ख़त्म हो चुके हैं कम्प्लीटली। दूसरा होता है एंडेंजर स्पीशी। एंडेंजर वो स्पीशी होती हैं जो एक्सटेंट के करीब होती हैं। वो एनिमल या प्लांट जो नंबर में कम हुए हैं और नियर फ्यूचर में चांसेस है कि वो ख़त्म हो जाए कम्प्लीटली। तो इस तरह के एनिमल कहलाते हैं एंडेंजर स्पीशी। और तीसरा हमारे पास है थ्रेटन्ड स्पीशी। तो थ्रेटन्ड वो स्पीशी होती हैं जो एंडेंजर के करीब होती हैं, उनका नंबर अब नॉर्मल से कम हुआ है। तो पहले एक स्पीशी थ्रेटन्ड होगा, फिर एंडेंजर होगा और इसके बाद वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 लेवल हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनिमल और प्लांट स्पीशी जो हैं वो इंसान की एक्टिविटी, इंसान की सरगर्मियों की वजह से एक्सटेंड हुए हैं, जैसा कि रेप्लिसिया एंड ग्रासेस फर्न ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 2 प्लांट यहाँ पर मेंशन हैं, रेप्लिसिया एंड ग्रासेस फर्न। कमिंग स्लाइड पर इसका तस्वीर आप देखेंगे। तो ये 2 हमारे पास अब ऐसे प्लांट थे जो फास्ट में इंडोनेशिया में मौजूद थे, ये अब एक्सटेंड हो चुके हैं। ठीक, इसके अलावा जेंट फांडा इन चाइना एंड माउंटेन गोरिल्ला इन अफ्रीका इज आल्सो एंडेंजर।
सॉरी ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो एक जेंट फांडा होता है चाइना में, और माउंटेन गोरिल्ला जो है ये अफ्रीका में इंडेंजर है। इसका मतलब है कि इनका नंबर काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो अब ये ख़तरे में है कि ख़त्म हो जाए, नियर फ्यूचर में करीब कुछ ईयर्स बाद ये ख़त्म हो जाए, अगर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसको इस तरह डिस्टर्ब करते रहे तो। ये रेफिलिसिया है और ये ग्रासपर्न है जो अभी हमारे पास एंडेंजर प्लांट है, ठीक है, जिनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और शायद अब कुछ सालों बाद ये दुनिया से कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। ये जेंट पांडा है चाइना में, ये एंडेंजर है, और ये माउंटेन गोरिल्ला है, ये भी एंडेंजर है अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान की, यहाँ पर बात हुई है तो पाकिस्तान में जो है एशियाटिक चीता, टाइगर, लायन, इंडियन वाइल्ड डेस, इंडियन वन हॉर्न, रैंक हॉर्स, स्वैम डीर, ब्लैक बक एंड हेंगोल हैव बिकम एक्सटेंट। ये इतने एनिमल्स के नाम यहाँ पर जितने मेंशन हैं ये पाकिस्तान में एक्सटेंट हैं। देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है एक्सटेंट इन पाकिस्तान, एक होता है एक्सटेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक्सटेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड का मतलब होगा कि ये चीज़ दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। और अगर एक प्रॉपर एरिया मेंशन है कि एक्सटेंट इन पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में नहीं है, बाकी दुनिया में हो सकते हैं अदर ममालिक में, ठीक है। तो ये जितने नेम्स यहाँ पर मेंशन की गई ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में एक भी अब नहीं है। ये पाकिस्तान में थे, अब एक्सटेंट हो चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में 31 स्पीशी ऑफ मेमल्स के 31 अकसाम, 20 स्पीशी ऑफ बर्ड्स, 20 किस्म के परिंदे, एंड 5 स्पीशी ऑफ रेप्टाइल्स जो स्नेक, लिजर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये एंडेंजर लिस्ट में हैं। ये अब नंबर में इंतहाई कम हुए हैं और शायद चांसेस है कि कमिंग टाइम में ये भी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम्पल होबारा बास्टर्ड टेलर उन्होंने लिया है, ये हमारे पास एक वाइल्ड बर्ड है, खूबसूरत भी होता है, ये खूबसूरत आवाज़ें निकालते हुए अब हमारे पास एक एंडेंजर परिंदा है पाकिस्तान में, ठीक है। और जो फाल्कनोरी मीन मारहोर है, ये भी हमारे पास एंडेंजर एनिमल में आता है, क्योंकि मारहोर का नंबर और जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ है, लोग इसका इलीगल हंटिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिलगोज़ा का प्लांट में चिलगोज़ा की ट्री हैं और सनोबर की ट्री जो है ये पाकिस्तान में अब एंडेंजर है, ठीक है। ये भी लोग जो है टेम्बर माप या पैसों के लिए या इस तरह के लोग काटते हैं, फ्लड्स वगैरह से ये ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारे पास होबारा बास्टर्ड हैं और दूसरे साइड पर मारहोर का पिक्चर दिया गया है, तो ये दोनों पाकिस्तान में एंडेंजर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या एनिमल जो है ये क्यों एक्सटेंड हो जाते हैं, एनिमल क्यों थ्रेटन्ड या एंडेंजर हो जाते हैं। सबसे पहला चीज़ है हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पर एनिमल या प्लांट रहते हैं, वो इनका हैबिटेट होता है, ठीक है। तो तमाम स्पीशी के लिए एक ख़ास हैबिटेट की ज़रूरत होती है। कुछ एनिमल गर्म एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, वो रहना पसंद करते हैं, कुछ एनिमल मॉडरेट में पसंद करते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हर एक एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग वो इनके लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक फूड या उनके स्पेसिफिक ज़रूरियात होते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप इनका हैबिटेट को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जब आप इनका हैबिटेट या आप इनके घर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो एनिमल डेफिनेटली वहाँ से माइग्रेट करते हैं। तो अगर अब उनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, अच्छी बात है, अगर सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो एनिमल अब सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह हम इनके हैबिटेट को ख़राब करते हैं, बाय मेकिंग एग्रीकल्चर लैंड्स। हम ज़रूरी ज़मीनें बनाते हैं ताकि इसमें क्रॉप्स वगैरह और रेजिडेंशल कॉलोनी हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, रोड मोटरवेज बनती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बायोडाइवर्सिटी या एनिमल्स हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब एक क्वेश्चन जहन में ये राइज होता है कि इंसान के लिए मोटरवे, रोड बनाना, इंडस्ट्री बनाना ये भी ज़रूरी है। तो हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, हम इस तरह की कोई काम नहीं करेंगे। वो भी तमाम एडवांस ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में वो भी एक वैसे हैं, पर इनके लिए ऐसे इलाके चूज़ करना जिनके कम असरात एनिमल और प्लांट पर हो।
मिसाल के तौर पर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो वो जंगल के दरमियान में या कोई ऐसी जगह में ना लगाए जहाँ पर एनिमल और प्लांट की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। आप कोई इंडस्ट्रियल साइट पर एक जोन बना लें, ठीक है। इसके अलावा आप रोड्स या माउंटेन में आप रोड्स बनाते हैं तो इसके बरक्स आप टनल बना सकते हैं, तो फिर नॉर्मल जो इन्वायरमेंट है वो भी बायोडाइवर्सिटी भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं इसके लिए। फॉरेस्ट जो होती है ये एक मुल्क के लिए ज़रूरी चीज़ होता है, और 25% जो है वो मिनिमम फॉरेस्ट जो है वो चाहिए। आपकी पॉपुलेशन जितना आपका रकबा है उसमें 25%। हमारे पास पाकिस्तान में बदकिस्मती से सिर्फ 2.5% लैंड जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कमिंग स्लाइड्स में बुक के स्लाइड पेजेस पर ये 5.2 है और यहाँ पर 2.5 है, तो आप कंफर्म कर लें कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। अच्छा, इसमें इसके बाद फॉरेस्ट एरिया पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। 1947 के बाद, हमारी आज़ादी के बाद अभी तक हमने 1,51,500 एकड़ फॉरेस्ट ख़त्म किए हैं, और ये एशिया में, पाकिस्तान एशियाई मुल्क में सबसे तेज़ी से फॉरेस्ट ख़त्म करने वाला कंट्री है, ठीक है। ये इस बात का रेफरेंस है वर्ल्ड WWF। WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये एक इदारा है, तमाम दुनिया में वाइल्ड लाइफ को फंड प्रोवाइड करती हैं, और ये वहाँ से इन चीज़ों को मैनेज करती हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान एशिया के कंट्री में सबसे हाईएस्ट रैंक है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को ख़त्म करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास जिसकी वजह से एनिमल एक्सटेंट थ्रेटन्ड या एंडेंजर हो जाते हैं वो है ओवर हंटिंग। तो एनिमल ओवर हंट, एक हंटिंग होता है, हंटिंग लीगल होता है, आपको गवर्नमेंट एक परमिट देता है, एक लाइसेंस इशू करता है, और इसमें आप साल के कुछ खास महीनों में आप हंटिंग कर सकते हैं। पर अगर आप ओवर हंटिंग करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये तमाम एनिमल प्लांट ये एंडेंजर, थ्रेटन्ड या फाइनली एक्सटेंड हो जाते हैं। तो हंटिंग सिर्फ बर्ड्स का नहीं या मैमल्स का नहीं, बल्कि लेजर्ड का भी हंटिंग लोग करते हैं। इनका जो स्किन होता है या इनके बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, इससे मेडिसिन वगैरह बनते हैं। दूसरा, स्नैक्स को भी लोग हंट करते हैं, क्रोकोडाइल हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ मकासद के लिए ये करती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, मोस्टली चतराल पे वो आती है, ज़्यादातर पाकिस्तान में परिंदे आते हैं रूस से, रशिया से वो आते हैं, वो माइग्रेट करते हैं ख़ास सीज़न में। वो यहाँ के मेहमान बर्ड्स होते हैं और हम इनको मार कर इनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम क्या करते हैं, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम जो बायोडाइवर्सिटी है इनकी ख़त्म करने की इंसान कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक बर्ड्स को हंट करते हैं उससे क्या आपका सिर्फ शौक़ पूरा होता है, ठीक है। तो अगर आप हंट भी करते हैं तो आप रूल्स में, रूल्स के अंदर वो आप हंट कर सकते हैं, पर आपको ओवर हंटिंग नहीं करना चाहिए। हंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है बिल्कुल सुबह सवेरे आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि परिंदे अभी भूखे होते हैं, वो उसने अभी तक कुछ फूड नहीं लिया। इसके अलावा आप जो है शाम के वक्त शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि परिंदे या जो एनिमल्स होते हैं वो अपने घरों को लौटते हैं। आप एक सीज़न में शिकार नहीं कर सकते जब परिंदे अंडे देती हैं, क्योंकि इनकी बच्चों का अंडे देने का सीज़न होता है। आप जब वो बच्चे निकल आते हैं अंडों से, वो हेच हो जाते हैं, तो तब तक आप शिकार नहीं कर सकते जब तक वो छोटे बच्चे काबिल ना हो कि वो ख़ुद खुराक पानी और उड़ने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो सीख ले। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स होते हैं, पर बदकिस्मती से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, कुछ लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, पर कुछ लोग जो हैं वो रूल्स को अवॉइड करके मौके का फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ें नहीं देखते, ठीक है। तो ये ओवर हंटिंग की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी में स्पीशी इंडेंजर, थ्रेटन्ड और एक्सटेंड हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ द स्पीशी। आप एक इन्वायरमेंट में, एक अलग इन्वायरमेंट, अलग इकोसिस्टम से एक नया स्पीशी ले आते हैं या एक स्पीशी आप रिमूव करते हैं, तो उनका डायरेक्ट या अल्टरनेट कोई ना कोई इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट पर। यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जांपल मेंशन है, यूकलिप्टस का जो दरख्त है जो अभी पाकिस्तान में इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है,
हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया बीटेप के नाम से, बिलियंट्री एफॉरेस्टेशन, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया। और इसी प्रोजेक्ट में ज़्यादातर यूकलिप्टस का दरख्त हमारे पहाड़ों में जो मुख्तलिफ एरिया थी, माउंटेन्स एरिया में, वो लगाया गया। ठीक है, तो ठीक है, इससे ग्रीनरी भी होगी, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। पर इसका सबसे जो बड़ा नुकसान है, ये हमारे अंडरग्राउंड वाटर को डिस्टर्ब करता है। और ये 120 फीट से तकरीबन पानी को एब्सॉर्ब करता है। कितनी लीटर्स एक दरख्त जो है दिन में पानी लेता है। ठीक है, तो असल में ये प्लांट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। कब ये मंगाया गया था? जब तरबेला डैम पाकिस्तान में बना। जो तरबेला डैम बनने के बाद जो करीबी ज़मीनें थी खेतीबाड़ी की, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसमें पानी का मकदार जो है वो कुछ ज़्यादा था, तो वो फसलें नहीं करती। फिर कुछ लोगों ने यूकलिप्टस का दरख्त जो है ये ऑस्ट्रेलिया से गवर्नमेंट ने ये मंगाया, वहाँ पर लगाया, तो ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो मसला तो उसी टाइम पर हल हुआ, पर वो तो सिर्फ एक इलाके का मसला था। तो अब पूरे पाकिस्तान में यूकलिप्टस का दरख्त लगाया गया है, तो शायद कि नियर फ्यूचर में, कमिंग टाइम में, इसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चले जाए पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये वजह ये है कि ये हमारे इकोसिस्टम की स्पीशी नहीं है, ये प्लांट हमारे इस एनवायरनमेंट का नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में, चूँकि वहाँ पर इर्द गिर्द समुद्री पानी है, वो ज़्यादातर हिस्सा समंदर के साथ है, तो वहाँ पर पानी का मकदार ज़्यादा है, तो वहाँ ये ट्री ज़्यादा सूटेबल है ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, या इसके अलावा अगर आप समंदर से तो जहाँ पर यूकलिप्टस की प्लांट होती हैं उसके इर्द गिर्द और प्लांट नहीं हो सकते, क्योंकि ये ज़्यादा पानी उससे एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप अगर एक एनवायरनमेंट से एक नई स्पीशी ले आते हैं तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मौजूद स्पीशी डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा स्टारफिश समंदरी एनवायरनमेंट में होता है, तो अगर आप स्टारफिश क्या करते हैं, वो मोसल्स पर फीडिंग करता है, मोसल्स को खाता है। तो अगर आप मोसल्स स्टारफिश को मारते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, नंबर में रिड्यूस करते हैं, तो मोसल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये समंदरी एनवायरनमेंट में जितने और एनिमल्स होते हैं इनके लिए नुकसान का बहस बनेगा। तो आप रिमूव करते हैं एक स्पीशी को, आप इंट्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट में एक स्पीशी को, ये भी बायोडाइवर्सिटी या एक स्पीशी को थ्रेटन, एंडेंजर और फाइनली एक्सटेंड करता है। ठीक है, होम असाइनमेंट बेटा आपके लिए हैं कि राइट एंड मेमोराइज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को आप डिफाइन भी कर ले, राइट भी कर ले, और इनकी कंजर्वेशन के हवाले से भी कुछ बात करें कि किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फर्दर कमिंग क्लासेस में डिस्कस करें।